मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी में अब तक परीक्षाओं और नतीजों में बड़ी गड़बड़ियां सामने आती रही हैं, लेकिन अब गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। बात हो रही है 2009 में हुए एमपीपीएससी प्रोफेसर भर्ती घोटाले की, जिसका जिन्न 15 साल बाद बोतल से फिर बाहर आ गया है। और इसी के साथ एक बार फिर नीट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रदीप जोशी का नाम फिर से गलत वजहों से ही सुर्खियों में आ गया है, चर्चा में आ गया है। डॉक्टर प्रदीप जोशी जून 2006 से सितंबर 2011 तक एमपीपीएससी के चेयरमैन थे। ये उनकी पहली बड़ी नियुक्ति थी। उनकी नियुक्ति में राजनीतिक दबाव और प्रभाव का खुलासा 10 सूत्र ने हाल ही में किया था, जिसमें हमने तमाम तथ्यों और सबूतों के साथ डॉक्टर जोशी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं से संबंधों की जानकारी दी थी। बहरहाल डॉक्टर जोशी के कार्यकाल में ही 2009 में 350 पदों के लिए एमपीपीएससी की प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें बड़े घोटाले के आरोप लगे थे। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने मामले की तह तक जाकर गहराई से पड़ताल की, जिसमें कुछ चौंकाने वाले बड़े नामों का खुलासा हो रहा है। देखिए हमारी पड़ताल करती ये रिपोर्ट। नीट में जो विवाद आया है उसके बाद एनटीए के चेयरपर्सन डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 10 सूत्र ने ही इसका 17 जून को खुलासा भी किया था। किस तरह से उनका पॉलिटिकल रसूख के दायरे पर जाकर उनका पीएससी का चेयरमैन के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं, सांसद राहुल गांधी ने भी जो आरोप लगाए हैं कि ये पूरी चेन बैठ रही है और मध्य प्रदेश में एपी सेंटर है इस तरह के घोटालों का। ये खुद चयनित होते हैं, रसूख से जरिए ऊपर बिठाए जाते हैं, उसके बाद वो दूसरे अन्य लोगों को चयनित करते हैं। अब इसकी पूरी लिंक हमने खोजने की कोशिश करी। प्रदीप जोशी जी के कार्यकाल का एक बड़ा घटनाक्रम था 2009 में उनके द्वारा जो प्रोफेसरों की भर्ती की गई थी 350 की। मध्य प्रदेश की खुद की सरकार की जांच कमेटी ने माना क्या इसमें कई सारी नियुक्तियां गलत हुई थी और इसकी जांच लोकायुक्त एसटीएफ जैसी जांच एजेंसी से कराना चाहिए। ये हैं डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो फिलहाल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर जोशी के एमपीपीएससी चेयरमैन रहते 2009 में एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसे प्रोफेसर भर्ती घोटाले के नाम से जाना जाता है। और इस घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। पूरे मामले को लेकर 10 सूत्र ने गहराई से पड़ताल की तो कुछ चौंकाने वाले और बड़े नाम सामने आए। उन नामों का जिक्र करने से पहले प्रोफेसर भर्ती परीक्षा घोटाले के हाइलाइट्स जान लेते हैं। एमपीपीएससी ने 2009 में करीब 350 पदों के लिए प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई थी। नियुक्ति के बाद इसमें चयनितों के पात्रता प्रमाण पत्र, पीएचडी और टीचिंग अनुभव के बीच पर्याप्त अंतर नहीं होने के गंभीर आरोप लगे थे। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था और सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने माना था कि भर्ती में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। कमेटी ने घोटाले की जांच के लिए एसटीएफ, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसीज से जांच कराने की सिफारिश की थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका और खटाई में पड़ गया। अब 15 साल बाद एक बार फिर से प्रोफेसर भर्ती घोटाले से जुड़ी अहम परतें खुलने लगी हैं। हमारी पड़ताल में जो नाम सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है एमपीपीएससी के मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा का, जो हिंदी विषय के लिए चयनित हुए थे। डॉक्टर मेहरा 2017 से 2021 तक एमपीपीएससी के मेंबर थे, फिर चेयरमैन बन गए। इन पर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि इनका चयन हिंदी विषय में हुआ था। डॉक्टर मेहरा 1996 में सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और सितंबर 2006 में पीएचडी पूरी की। यानी 2009 में प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के समय पीएचडी के बाद इनके पास 10 साल का अनुभव नहीं था। अगर विज्ञापन की शर्तों को देखें तो सरकारी कॉलेज में पढ़ाने का 10 साल का अनुभव था, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के ही बाकी केस में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार पीएचडी के बाद 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इस हिसाब से डॉक्टर मेहरा की नियुक्ति सरासर गलत है। अगला नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी आरडीवीवी जबलपुर के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा का, जो आरडीवीवी के कुलपति बनने से पहले जीएएससी इंदौर में प्रोफेसर थे। उन्हें 6 महीने पहले ही आरडीवीवी का कुलपति बनाया गया है। इनका चयन कॉमर्स विषय में हुआ था और इनकी पीएचडी 2006 में पूरी हुई थी। अगला नाम है ममता रायकवार का, जो एमपीपीएससी के मेंबर और कांग्रेस नेता के करीबी चंद्रशेखर रायकवार की पत्नी है।
चंद्रशेखर पहले यूनिवर्सिटी कार्य परिषद के सदस्य थे, जबकि ममता फिलहाल एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है। ममता का चयन पॉलिटिकल साइंस विषय में हुआ था और इन्होंने पीएचडी पूरी की थी 2003 में। यानी पीएचडी के बाद ममता 10 साल के अनुभव के दायरे में नहीं आती थी और प्रोफेसर भर्ती के वक्त ममता के पास पीएचडी के बाद 6 साल का ही अनुभव था। अगला नाम है प्रेरणा ठाकुर का, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर की बहन है। प्रेरणा फिलहाल इंदौर के जीडीसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। प्रेरणा का चयन इतिहास विषय में हुआ था और पीएचडी 2005 में पूरी हुई थी। अगला नाम है आकाश पाठक का, जो प्रोफेसर है। आकाश ने अपनी पीएचडी व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी पीयूष त्रिवेदी के अंडर की थी। आशीष का चयन कॉमर्स विषय में हुआ था और इनकी पीएचडी 2006 में पूरी हुई। अगला नाम है दिनेश दवे का, जो सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है। 3 बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के सरकारी नियम के दायरे में आने के बाद भी दिनेश को प्रोफेसर बना दिया गया। दिनेश का चयन कॉमर्स विषय में हुआ था और इनकी ज्वाइनिंग के वक्त सरकारी मानकों के विपरीत इनके 3 बच्चे थे। अगला नाम है अंकिता बोहरे का, जो आरडीवीवी जबलपुर के पूर्व कुलपति एस शर्मा की बेटी है। एस शर्मा के कार्यकाल में ही डॉक्टर प्रदीप जोशी प्रोफेसर बने थे। फिर डॉक्टर जोशी के एमपीपीएससी चेयरमैन रहते अंकिता बोहरे प्रोफेसर बनी। इस दौरान मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने अंकिता की नियुक्ति गलत पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया कि कमेटी को अंकिता के सर्टिफिकेट्स की जांच करनी थी। अगला नाम है पवन शर्मा का, जो प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के टॉपर थे, लेकिन उनके तमाम सर्टिफिकेट्स नकली थे। एक शिकायत भी हुई थी कि पवन ने रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर कर जाली सर्टिफिकेट बनाए थे। मामला उजागर होने के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही पवन को इसकी भनक लगी, उन्होंने अपनी पहचान का इस्तेमाल किया और मेरठ यूनिवर्सिटी चले गए और मामले से पूरी तरह बच निकले। तो ये थे वो बड़े नाम जिनका खुलासा 10 सूत्र की पड़ताल में हुआ। अब आपको बताते हैं कि इन नियुक्तियों को लेकर विवाद क्यों है। तो विवाद की पहली वजह यह है कि कई अभ्यर्थियों के पास 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट होने चाहिए थे वो गलत थे। अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के सर्टिफिकेट लगाए थे। वहीं जांच कमेटी ने पाया था कि इनकी सैलरी से जुड़े भी कोई सबूत उपलब्ध नहीं। इसके अलावा सभी सर्टिफिकेट्स को एमपीपीएससी ने सही मान लिया और स्क्रूटनी भी गलत तरीके से की गई। दूसरी वजह यह है कि विज्ञापन शर्तों में पीएचडी और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का मांगा गया था, लेकिन जब इसी आधार पर जिनके आवेदन निरस्त किए गए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी, तो खुद उच्च शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र दे दिया कि पीएचडी होने के बाद 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं था, इसलिए अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज किए गए। लेकिन जब चयनित उम्मीदवारों की पीएचडी और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस देखा गया तो 100 से ज्यादा उम्मीदवार क्राइटेरिया में फिट ही नहीं थे। यानी पूरी तरह साफ है कि सरकारी नियमों और कायदों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से नियुक्तियां दी गई थी। अब जानते हैं कि आखिर प्रोफेसर भर्ती घोटाले का खुलासा कैसे हुआ था और सरकार की जांच कमेटी की फाइंडिंग्स क्या क्या थी। मामले का खुलासा सबसे पहले विसल ब्लोअर पंकज प्रजापति और उनकी टीम ने किया था। पंकज ने प्रोफेसर भर्ती परीक्षा घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने आरटीआई लगाकर अहम दस्तावेज खंगाले और हाई कोर्ट में पीआईएल भी दायर की। इसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी, जिसमें 54 नियुक्तियां तय मानकों पर खरी नहीं पाई गईं। हालांकि कुछ अहम दस्तावेजों के आधार पर प्रजापति ने 104 नियुक्तियां गलत बताई थीं और इसके खिलाफ वो लगातार सरकार को अवगत भी कराते रहे। सारी चीजें बाहर आने के बाद, सारे तथ्य बाहर आने के बाद भी शासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करके भ्रष्टाचारियों को बचा लिया जाता है। और इस मामले को हमने सतत मध्य प्रदेश की जनता के सामने हम संवाद क्रांति के माध्यम से भी ले गए, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कई प्रकार के कई बड़े लोग शामिल थे, इन्वॉल्व थे, इसलिए इस पूरे मामले को दबाया गया है। अगर उस समय पे घोटाले पे कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये एनटीए जैसा जो घोटाला हुआ है नीट का वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। आरटीआई के जरिए तत्कालीन उच्च शिक्षा आयुक्त आईएएस अधिकारी उमाकांत उमराव की एक नोट शीट भी मिली है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि कई उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट संदेहास्पद हैं, जिनकी जांच सही तरीके से नहीं कराई गई है। प्रोफेसर पद सचिव स्तर का पद है, लिहाजा इसकी प्रक्रिया शुचितापूर्ण तरीके से कराए जाने की उम्मीद की जाती है। ऐसे में जिन चयनित प्रोफेसर्स का अपेक्षित अनुभव सरकारी संस्था में नियमित अध्यापन का नहीं है, उनमें उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराने की जरूरत है।
आईएएस अधिकारी उमराव ने यह भी लिखा था कि अगर उचित हो तो स्वतंत्र और सक्षम जांच एजेंसी जैसे एसटीएफ, लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू से मामले की जांच कराई जाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट के कुछ दिन बाद ही उन्हें उच्च शिक्षा आयुक्त के प्रभार से हटा दिया गया। यानी दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है, करीब करीब 54-55 नाम है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट लेके पूरी मोहर लगी थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो जितने बड़े नाम हैं, ये आज कहीं कोई कुलपति है, कोई पीएससी में चेयरमैन है, कहीं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बड़े पदों पर नियुक्त हैं। तो इस तरह से पूरी चेन है। इसके सब डॉक्यूमेंट 10 सूत्र के पास मौजूद हैं, हर एक की सीआर, उनकी नोटशीट मौजूद है 10 सूत्र के पास, सारे कागज मौजूद हैं। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं संजय गुप्ता। हमने प्रोफेसर भर्ती घोटाले से जुड़े जितने भी नाम बताए हैं, उनमें से ज्यादातर कहीं ना कहीं बड़े पदों पर मजे से काम कर रहे हैं, जबकि हमने जो तथ्य और सबूत पेश किए हैं उससे साफ जाहिर है कि इनकी नियुक्तियों में सरकारी नियमों और कायदों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि मामला 2009 का है और तत्कालीन सरकार ने बाकायदा जांच कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन बाहरी सरकार और बाहरी सरकारी सिस्टम, नतीजा ढाक के 3 पात। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते 10 सूत्र मौजूदा सरकार से अपील करता है कि चाहे एमपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा हो या आईडीवीवी जबलपुर के कुलपति डॉक्टर राजेश वर्मा हो या फिर और कोई भी हो, प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जिन जिन लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई है, उनकी कड़ाई से जांच कर ऐसे घोटालेबाजों को सरकारी सिस्टम से तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि भविष्य में किसी योग्य और पात्र अभ्यर्थी की जगह कोई घोटालेबाज व्यक्ति ना ले सके।